हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? संविधान सभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट या ब्रिटिश सरकार ने? भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने अपनाया था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और प्रभावी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हो गया था। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, 356 या अनुच्छेद 14? यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 356 की बात कर लिया जाए तो इसके अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 14 में क्या है? तो इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार दिया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार यहाँ पर देता है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है? सही आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक में है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है, भाग 3 में है। ठीक है। 36 से 51 तक में क्या है? इसमें डीपीएसपी दिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। 51A में क्या है? इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है। और अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 में दिए गए हैं, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 में था, अब इसे 300 का ए में डालकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। आइए अगला सवाल करते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पर आधारित हैं? अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान, ब्रिटिश संविधान या फ्रांसीसी संविधान? तो याद कर लीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से प्रेरित है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी संवैधानिक दिशा निर्देश है जो राज्य सरकार को सामाजिक आर्थिक नीति तय करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, परंतु ये न्यायिक रूप से लागू नहीं किए जाते। इन्हें अदालतें लागू नहीं करा सकती है, पर प्रशासन और कानून निर्माण में इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और कल्याण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है? संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 300A? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 352 में क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जबकि 300A में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोगों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो जान लीजिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 56(1)(a) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित एक पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए त्याग पत्र की सूचना तुरंत ही
लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। आइए अगला सवाल कर लेते हैं और सेशन को लाइक करते चलिएगा। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? कहिएगा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अगला कर लीजिए। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय, गैर न्यायिक, केवल केंद्र पर लागू, केवल राज्यों पर लागू। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक होते हैं। गैर न्यायिक का क्या अर्थ है? इन्हें न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता है। ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें सरकार को कानून बनाते समय ध्यान में रखना होता है, लेकिन इनका उल्लंघन होने पर आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते हैं। अगला कर लीजिए और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, अस्थायी निकाय है, संवैधानिक निकाय है तो न्यायिक निकाय है। सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल की व्यवस्था कर दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। यह संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है जो भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। यह नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहत किए गए वारंट के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपालों की नियुक्ति कराते हैं, लेकिन नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। आइए अगला कर लीजिए। मनी बिल का निर्माण कौन करता है? निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री? मनी बिल सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संविधान का अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं और उनका निर्णय ही मान्य होता है। अगला कर लीजिए। मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां, 44वां, 24वां या 52वां? मूल कर्तव्य सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखिएगा 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 24वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को बहाल करने से संबंधित है। दोस्तों यहां पर बात कर लिया जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा
कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 1985 में, और यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया जाता है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के राज्य क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान कोई भी हो। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ समान कानून लागू होते हैं। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कानून आयोग? जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित कौन करता है? संसद करता है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संसद कानून द्वारा जजों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। समय समय पर संसद ने कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश आते हैं। अगला कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, भंग होने योग्य है या संकटकालीन सदन है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। आइए डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। यह एक सतत चलने वाला सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसमें लगभग हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।